जरा सोचिए, एक ऐसा सरकारी सिस्टम जो इतने बड़े देश को एक साथ भी रखे और उसकी जो अनोखी संस्कृतियां हैं उनको भी पनपने दें। ये एक कला है ना? शक्ति संतुलन की कला। और आज हम इसी को समझने वाले हैं। तो सवाल यही है कि भारत जैसा इतना बड़ा, इतना विविधताओं से भरा देश अपनी अलग अलग क्षेत्रीय पहचानों को बिना खोए एक साथ कैसे रह सकता है। ये एक बड़ी पहेली है ना? तो इस पहेली का जवाब छिपा है एक खास सिस्टम में, जिसे हम कहते हैं संघवाद या फेडरलिज्म। तो चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या। तो ये संघवाद आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये सरकार चलाने का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पावर मतलब सत्ता एक सेंट्रल अथॉरिटी और देश की अलग अलग यूनिट्स जैसे कि हमारे राज्य, इनके बीच बंटी होती है। और इसकी सबसे जरूरी बात पता है क्या है? कि यहां सरकार के 2 लेवल्स होते हैं। और मजे की बात यह है कि कोई भी दूसरे के अंडर काम नहीं करता। मतलब दोनों अपने अपने दायरे में पूरी तरह से आजाद हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमें इस तरह के पावर शेयरिंग की जरूरत ही क्यों है? मतलब संघवाद इतना जरूरी क्यों है? आइए इसी को जानते हैं। असल में संघवाद के 2 मेन गोल्स हैं। पहला तो है देश की एकता को बचाना और उसे बढ़ावा देना, और दूसरा है जो क्षेत्रीय विविधता है, जो अलग अलग संस्कृतियां हैं, उनको सम्मान देना, उनको जगह देना। तो पहला गोल है राष्ट्रीय एकता। अब सोचिए जरा, पूरे देश से जुड़े जो मामले हैं जैसे कि डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी या करेंसी, इन सब के लिए एक मजबूत केंद्र सरकार का होना कितना जरूरी है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें कोई एक राज्य अकेले तो नहीं संभाल सकता, है ना? और दूसरा गोल जो उतना ही जरूरी है वो है क्षेत्रीय विविधता का सम्मान। ये सिस्टम हर क्षेत्र की जो अनोखी ज़रूरतें हैं जैसे कि उनकी भाषा, उनका कल्चर, उनकी लोकल प्रॉब्लम्स, इन सब का ख्याल रखता है। मतलब ये सिस्टम बड़ी खूबसूरती से दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलता है। और यही बात इस पूरे सिस्टम की जान है कि एक आदर्श संघीय व्यवस्था में आपसी भरोसा और एक साथ रहने का समझौता होता है। बिल्कुल सही बात है, बिना भरोसे के तो ये संतुलन बन ही नहीं सकता। लेकिन क्या दुनिया में जितने भी संघीय सिस्टम्स हैं वो सब एक जैसे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए देखते हैं कि संघवाद के 2 मुख्य मॉडल कौन से हैं और ये काम कैसे करते हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर संघवाद के 2 मॉडल्स होते हैं। पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, जैसे अमेरिका या स्विट्जरलैंड में हुआ। इसमें सभी राज्यों के पास बराबर पावर होती हैं। और दूसरा मॉडल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें एक बड़ा देश अपनी पावर को राज्यों में डिवाइड करने का फैसला करता है, जैसा कि भारत, स्पेन और बेल्जियम में है। और इस मॉडल में केंद्र जो है वो राज्यों के मुकाबले ज्यादा पावरफुल होता है। तो चलिए अब इसी जानकारी को भारत के संदर्भ में देखते हैं और समझते हैं कि हमारा देश इस फ्रेम में कहां फिट बैठता है। तो फिर भारत इन दोनों में से किस कैटेगरी में आता है, कमिंग टुगेदर या होल्डिंग टुगेदर? और जवाब बिल्कुल साफ है, भारत एक होल्डिंग टुगेदर संघ का क्लासिक उदाहरण है। एक इतना बड़ा देश जिसने अपनी विविधता को संभालने के लिए अपनी शक्ति को केंद्र और राज्यों के बीच बांटा है। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने अलग अलग कल्चर हैं, वहां सबके लिए एक साथ सही फैसले लेना कितना मुश्किल होगा, है ना? बस इसी बड़े सवाल का जवाब है भारत की फेडरल व्यवस्था, यानी कि संघीय ढांचा। तो देखिए, दुनिया में सरकार चलाने के मोटे तौर पर 2 मेन मॉडल्स होते हैं। चलिए पहले इन दोनों को ही समझ लेते हैं। इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है पावर के बंटवारे का। एक है फेडरल सिस्टम, जैसा हमारे देश भारत में है, यहां पावर सेंटर और स्टेट्स के बीच बंटी होती है। और दूसरा है यूनिटरी सिस्टम, जैसे कि श्रीलंका में, यहां सारी की सारी पावर एक जगह यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। तो सवाल यह है कि हम किसी सिस्टम को फेडरल कहते कब हैं, इसकी पहचान क्या है? कुछ खास चीजें होती हैं, कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं, जो किसी देश को फेडरल बनाती हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। देखिए, एक मजबूत फेडरल स्ट्रक्चर के लिए ये 6 बातें बहुत जरूरी हैं। पहला, सरकार के कम से कम 2 लेवल तो होने ही चाहिए, जैसे हमारे यहाँ सेंटर और स्टेट। दूसरा, हर लेवल का अपना अपना काम करने का दायरा यानी ज्यूरिसडिक्शन तय हो। तीसरा, ये पावर बाकायदा संविधान में लिखी होनी चाहिए। चौथा, संविधान को कोई एक लेवल अकेले बदल ना सके। पांचवा, अगर दोनों में कोई झगड़ा हो तो एक अंपायर की तरह इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। और छठा, पैसों के लिए यानी रेवेन्यू के लिए दोनों के अपने अपने सोर्स हों। और मजे की बात यह है कि भारत में ये सारी की सारी खूबियां मौजूद हैं,
मतलब इंडिया फेडरल सिस्टम के हर जरूरी क्राइटेरिया पे खरा उतरता है और यही चीज हमारे गवर्नेंस की नींव को मजबूत बनाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा संविधान इन फेडरल प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली कैसे लागू करता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे संविधान में फेडरेशन या संघीय शब्द का इस्तेमाल कहीं हुआ ही नहीं है। जी हां, कहीं नहीं। इसकी जगह लिखा है कि इंडिया राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसका मतलब यह है कि हमारे राज्य किसी एग्रीमेंट के तहत एक साथ नहीं आए हैं और उन्हें देश से अलग होने का कोई हक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो हमारा गवर्नेंस का सिस्टम है वो है पूरी तरह फेडरल। तो ये जो पावर शेयरिंग की बात हम कर रहे हैं, ये असल में होती कैसे है? कौन क्या काम करेगा, ये कैसे तय होता है? इसका जवाब हमें मिलता है संविधान में दी गई 3 लिस्ट से। यही 3 लिस्ट सेंटर और स्टेट्स के काम का बंटवारा करती हैं। सबसे पहली है यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची। इसमें वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो पूरे देश के लिए जरूरी हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी। इन सब पर कानून बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। फिर आती है स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची। इसमें वो मुद्दे हैं जो लोकल लेवल पर ज्यादा मायने रखते हैं, जैसे पुलिस, खेतीबाड़ी, ट्रेड, सिंचाई। इन पर कानून बनाने का हक सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया गया है। और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। इसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट, शादी ब्याह जैसे सब्जेक्ट्स हैं। अब ये वो एरिया है जहां सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। ये एक तरह से शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जोन है। लेकिन एक सवाल उठता है, मान लीजिए कि कंकरेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर सेंटर और स्टेट दोनों के कानून में कोई टकराव हो जाए तो क्या होगा? ऐसी सिचुएशन के लिए संविधान में बिल्कुल साफ लिखा है कि सेंटर का बनाया हुआ कानून ही माना जाएगा। अच्छा, एक और बात, उन सब्जेक्ट्स का क्या जो तब थे ही नहीं जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था, जैसे आज के जमाने में सॉफ्टवेयर है, ई-कॉमर्स है, इन पर कौन कानून बनाएगा? ऐसी पावर्स को कहते हैं रेजिड्यूअरी पावर्स यानी अवशिष्ट शक्तियां। तो हमारे संविधान के हिसाब से ऐसे किसी भी नए सब्जेक्ट पर कानून बनाने की पावर यूनियन गवर्नमेंट को दी गई है। ये इसलिए किया गया ताकि हमारा सिस्टम वक्त के साथ आने वाली नई जरूरतों के हिसाब से काम कर सके। तो कुल मिलाके ये है भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का पूरा ब्लूप्रिंट। एक ऐसा सिस्टम जिसे इतनी डाइवर्सिटी वाले देश में एकता बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। पर सवाल ये भी है कि क्या यह सिस्टम हमेशा एक परफेक्ट बैलेंस बना पाता है, या फिर यह सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर के लिए एक लगातार चलने वाली खींचतान है? ये एक ऐसी डिबेट है जो आज भी चल रही है।